नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज का हमारे सेशन का चर्चा है विकास दुबे एनकाउंटर। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। इस एनकाउंटर के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास दुबे की मौत के बाद जो सवाल बचे हुए हैं उनके जवाब अब क्या कभी नहीं मिलेंगे? क्या विकास दुबे मर गया है और बाकी सब बच गए हैं? इसी पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी। और राजीव, सबसे पहला सवाल यही कि विकास दुबे तो मर गया, उसका तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन जो राज हैं, जो सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, क्या वो अब जवाब कभी नहीं मिलेंगे? देखिए, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ही एडीजी जो एसटीएफ के हैं, एडीजी उनका बयान, प्रशांत कुमार जी का बयान आया है उत्तर प्रदेश के। उनसे जब पूछा गया कि कुछ पूछताछ हुई, तो उन्होंने कहा अभी तो आ ही रहा था रास्ते में, उससे पूछताछ कहां हुई। इसका मतलब है कि विकास दुबे जितने राज जानता था और विकास दुबे जितने लोगों के संरक्षण में पला बढ़ा था और इतना बड़ा हुआ था, एक गांव का प्रधान या एक जिला पंचायत का सदस्य जो इतना बड़ा अपराधी हो गया, जिसने कि AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चला करके 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और तमाम राज्यों के पुलिस उसको ढूंढती रही और उज्जैन महाकाल पहुंच गया और उसके बाद एक तरह से उसने वहां सरेंडर किया, उसको ले आया गया और उसका एनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुताबिक वो भाग रहा था, गाड़ी पलटी निकल के भाग रहा था, किसी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की पिस्तौल लेकर के उसको सरेंडर के लिए कहा गया। 1970-80 से आपको मालूम है, जब से भी एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस ने एनकाउंटर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में पहला एनकाउंटर मुंबई में हुआ था। उसके बाद यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए या दूसरी जगहों पर बदमाशों के एनकाउंटर हुए, उसमें ज्यादातर एनकाउंटरों की पुलिस का वर्जन यही आया कि अपराधी भाग रहा था या अंधेरे का फायदा उठा रहा था, पुलिस पार्टी पे उसने गोली चलाई, उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए, खेतों में हथियार लहराते हुए भाग गए, पैर में गोली लगी, पुलिस वाले 4 घायल हुए और ज्यादातर पुलिस वाले जो घायल होते हैं वो सेम डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं इस तरह की मुठभेड़ में, और जो अपराधी होता है उसकी मौत हो जाती है। विकास दुबे का भी एनकाउंटर ठीक उसी तरह हुआ जैसे उसके गैंग के गुर्गों का एनकाउंटर पीछे दिनों हुआ था, 4-5 दिन में। ये छठा एनकाउंटर है उसके गैंग का। 5 एनकाउंटर पहले भी हुए, आपने देखा प्रभात को जब वहां से उठाया गया था फरीदाबाद में, नेक्स्ट डे सुबह भी उसका एनकाउंटर इसी तरह हुआ। इसी तरह विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे को इतना बड़ा बनाने वाले लोग और विकास दुबे के ऊपर विकास दुबे के घर जब पुलिस गई थी और जिन लोगों ने अटैक किया था और जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने विकास दुबे को जानकारी दी थी और इतना बड़ा बनने तक जिन लोगों ने उसको पाला पोसा था, अब वो सब सारे राज विकास दुबे की मौत के साथ ही मर गए और उसकी चिता जलने पर वो सारी चीजें जैसे आग में फाइल जल जाती है, वैसे ही सारे सबूत भी नष्ट हो जाएंगे और वो सारा वो नेक्सस जो उत्तर प्रदेश में अपराधी, नेता, पुलिस, ये ब्यूरोक्रेट्स या जो भी हैं, ये सारे प्रभावशाली लोग जो एक दूसरे का नेक्सस, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, ये नेक्सस कभी बाहर अब नहीं आ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विकास दुबे जितना राज जानता था उससे कोई पूछताछ हुई नहीं, उसको पकड़ के लाया गया और उसका एनकाउंटर कानपुर पहुंचने से पहले कर दिया गया। और बड़े सवाल जो यहां पे आप कह रहे हैं, एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की हो, 40 टीमें यूपी पुलिस की उसे ढूंढ रही हो, वो पहले यूपी से फरीदाबाद पहुंचता है, फिर राजस्थान होता हुआ उज्जैन तक पहुंच जाता है। क्या ये किसी बड़े संरक्षण के बिना हो सकता है? वो संरक्षण किसका था, वो नाम क्या था, वो तो अब सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं, जब विकास दुबे से उज्जैन में छोटी मोटी जो पूछताछ हुई कि तुम यहां तक कैसे आए और तुमको इस घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली थी, तुमने कैसे इतनी हिम्मत की, उसने जो बातें बताई थी वो बहुत चौंकाने वाली हैं। उसने कहा कि मैंने पूरे थाने को खरीद लिया था, थाने का हर आदमी मेरे पैसे से पलता था, मैं सारी सुविधाओं का ख्याल रखता था, वो सारी जानकारियां मुझको दिया करते थे। और इवन उसने ये भी कहा है सूत्रों के मुताबिक कि उज्जैन जब तक वो पहुंचा तब तक पुलिस का मूवमेंट उसको पता चलता था कि पुलिस कहां पहुंची, कहां नहीं पहुंची। फरीदाबाद के जिस अपने भाभी के मौसी के घर में वो पहुंचा था,
जैसे ही वो पहुंचा उसके कुछ देर के बाद पुलिस पहुंची और तब तक वो निकल गया था। उसका साथी प्रभात वहीं रह गया, लेकिन विकास दुबे फरीदाबाद से भी निकलने में कामयाब हो गया। इसका मतलब कि पुलिस के जो मुखबिर विकास दुबे का पता दे रहे थे, उससे ज्यादा विकास दुबे के मुखबिर पुलिस में थे, जो पुलिस की जानकारी विकास दुबे को पहले दे रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब आज के दौर में सोशल मीडिया है, हम देखिए, हम आप टीवी नहीं देखते, हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस समय फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो बहुत लोग दुकानों पे काम करते हैं, बस में ट्रेवल कर रहे होंगे, कहीं बैठे होंगे, घरों में होंगे। अब वो कोई टीवी देख के ऑन नहीं करता, सबको सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलती रहती है, सब चीज लाइव है, सब आपके हाथ में पूरी दुनिया है। ऐसे समय में जब इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास करीब करीब अब एंड्रॉइड फोन, करीब करीब 70 करोड़ लोगों के पास फोन है और उसमें 40% से ज्यादा लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, तो ऐसे समय में जब घर घर में बच्चा बच्चा विकास दुबे के चेहरे को पहचान रहा था, तो विकास दुबे 1200 किलोमीटर की यात्रा कैसे कर पाया? इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा था, इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं से यह बताया गया था, इसका मतलब है कि उसने सावन के महीने में जो वो महाकाल में दर्शन करने जाता था, उसके उस दर्शन करने का जो एक सिलसिला चला आ रहा था, उसको रोकने या रुकने में उसको कहीं से कोई परेशानी नहीं हुई। वो दर्शन करने गया, हर बार जाता था, इस बार भी गया, और वहां पर जाकर के उसे पता था कि महाकाल के मंदिर में कोई एनकाउंटर नहीं होने वाला, कोई गोली नहीं चलने वाली। और वहां निहत्थे जो आदमी AK-47 गोली चला रहा है, वो निहत्थे गार्ड के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, जाके पुलिस वालों को बता दो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जानता था, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसको मध्य प्रदेश ज्यादा सेफ लगा होगा, या महाकाल का मंदिर सेफ रहा होगा, या हो सकता है कि महाकाल के प्रति उसकी ऐसी आस्था रही हो कि उसने सोचा हो दर्शन 250 रुपए की पर्ची भी उसने VIP कटवा ली थी, तो उसे लगा हो कि शायद मैं वहां पर बच जाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब उससे पूछताछ ही नहीं हुई, जब ये बात आ गई, IG लक्ष्मी सिंह ने इस बात की जांच की है। एक बात आई ना कि CEO ने, जिसकी हत्या हुई, CEO ने एक शिकायती पत्र SSP को लिखा था, उसमें लिखा था कि इसका ऐसे ऐसे नेक्सस है और ये पुलिस वाले इससे मिले हुए हैं। वो पत्र ही गायब हो गया। अब IG ने अपनी जांच में जो उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये कहा था नहीं, पत्र CO मिश्रा जी ने, जिनकी जो शहीद हुए हैं, वो IG लक्ष्मी सिंह ने अपनी जांच में ये बता दिया है कि वो लेटर लिखा गया था, क्योंकि वो महिला जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसने ये बताया है कि ये लेटर डिस्पैच हुआ है और ये गया है। SSP ने कह दिया वो लेटर मिल ही नहीं रहा है। उसके पूर्व के SSP ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी पुलिस के शीर्ष अधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया, उनके पद से। अब ये सारी कड़ी जो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी मिलती जा रही थी, वो सारी कड़ी की वहीं खत्म हो गई। अब क्या जांच होगी, किस आधार पर होगी? देखिए, हम जो बात कह दें, मीडिया में कोई बात हम कह दें, चैनल पे कोई बात कह दें, अखबार में कोई लिख दे, सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई लिख दे, उससे किसी को सजा नहीं मिलती है। एक परसेप्शन बन जाता है, एक आपका एक ओपिनियन है, एक मत है, एक हम जो बातें कह रहे हैं, हमको देखने वाले लोग उन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन न्यायालय में इसको सबूत के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता, और नहीं इसको किसी के खिलाफ न्यायालय मान सकता है। न्यायालय तो सबूतों के आधार पर चलेगा, गवाहों के आधार पर चलेगा। अब गवाह जो था मेन, सबूत जो था मेन, वो तो गया परलोक। अब ये अपने खत्म होने के साथ ही ये सारे के सारे लोग बच गए जिनका नाम उसने लिया था, जिन्होंने संरक्षण दिया था, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे नेता हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे पुलिस के बड़े ऑफिसर। ये आप कह रहे हैं कि ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी तरह की बातें, या हम लोग मीडिया जो भी है अपना एक पक्ष रख रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका नजरिया है, लेकिन जो कोर्ट में बात होगी वही आखिर में नतीजा आएगा, वही सच साबित होगा। लेकिन अब सवाल ये है, हमारा तो चलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दूर से एक अपना नजरिया दे रहे हैं, लेकिन जो चीजें दिख रही है और जो पुलिस कहानी कह रही है, इन सब के बीच कि भाई गाड़ी आई ऐसे पलटी, उसने कोशिश की, क्या पूरी कहानी को सच मान लिया जाए? क्या वो एक नजरिया है, क्या उसको हम फैक्ट मान लें कि यही सब सच है जो पुलिस कह रही है? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि कोर्ट में वही चीज चलेगी जो पुलिस कहेगी, और ये सब सबूत जो है, ये सब सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस वालों को गोली लगी है, गाड़ी पलटी है। मैं आपको बता दूं, ये जो मुठभेड़ है,
1,500 से ज्यादा मुठभेड़ें उत्तर प्रदेश में हुई और बहुत मुझे लगता है कि अभी पिछले 30-40 सालों में हजारों लोग, 1000 के करीब बदमाश मुठभेड़ में मारे गए। इनमें कोई ऐसा, जो मैंने पहला बताया ना, पहला जो एनकाउंटर हुआ था उस पर भी सवाल उठे थे। आपको याद होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डाकुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया था। और उस डाकुओं के खिलाफ अभियान में जब डाकुओं का एनकाउंटर पुलिस करती थी तो एक सेट 4 लाइन की उनकी प्रेस रिलीज आती थी। वो लगता ही नहीं था, बस लगता ये था कि डाकू का नाम बदला जा रहा है, बाकी सारा कट एंड पेस्ट, सारी प्रेस रिलीज एक ही तरह की थी। और उसी समय से और उसके बाद भी जब भी मुठभेड़ हुई है, मैंने आपको बताया 10 बात में से 5 बातें हर मुठभेड़ में रहेगी कि पुलिस की चंगुल से भाग रहा था, गाड़ी पलट गई, अंधेरे का फायदा उठा रहा था, कोई चोरी की गाड़ी लेके जा रहा था, पुलिस पार्टी के वहां चेकिंग कर रही थी, बदमाश ने उस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, उसके साथी भाग गए, जो मेन बदमाश जिसको पुलिस को मारना था उसको गोली लगी और मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। ये बातें, लेकिन दूसरी तरफ है कि आखिर 60 मुकदमों का जो आरोपी है, जिसने थाने में घुस करके 2001 में शिवली थाने में घुस करके एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता को गोली मारी थी थाने में घुस करके, उस थाने के एक भी पुलिसकर्मी ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। 19 साल हो गए उसको, वो पैरेल पर छूट गया और वो उस मुकदमे से बरी हो गया, ऐसा बताया गया। अब ये बताइए, अगर पुलिस थाने में मर्डर हो और गवाह न मिले, एक भी गवाह न मिले, फिर उस इलाके में उस व्यक्ति के खिलाफ कौन आदमी गवाही देने के लिए उठेगा? उस गांव के खिलाफ, उस गांव में या अगल बगल के गांव में जिसको मालूम है कि इस आदमी ने पुलिस थाने में हत्या की है और एक भी पुलिसकर्मी ने गवाही नहीं दी है, तो उस आदमी के खिलाफ कौन गवाही देने जाएगा? ठीक है, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है। कुछ लोगों के हम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी इस एनकाउंटर को लेकर अपनी अपनी राय है। एहसान खान है, तो ये वो कह रहे हैं कि क्या आप लोग चाहते हो कि अपराध मुक्त प्रदेश ना बने, अपराधियों को मौत के घाट ना उतारा जाए? ये कह रहे हैं कि जो उनका एनकाउंटर हुआ है वो बहुत सही हुआ है। नहीं, हमने तो कभी कहा नहीं। हमने ये कहा कि पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो उसकी भाषा एक होती है। अब आप क्या, मैं खुद कह रहा हूं, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हो, जो हत्या का आरोपी हो, जिसने 8 पुलिस वालों को घर में मारा हो, कहीं कोई शक ही नहीं है कि वो नहीं है, तो क्या उसको STF फूल के माला लाद करके ले आए और अदालत में पेश करें और फिर वो अदालत के भीतर जाए, फिर उस पे मुकदमे चले, फिर वो जेल में जाए, जेल में जाकर के 5 साल के बाद, 2 साल के बाद चुनाव आए, उसको कोई पार्टी चुनाव का टिकट दे दे, फिर वो अपने धन जनबल का इस्तेमाल करे, जीते भले नहीं, नेता बन जाए या उसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि जिसमें उसको एनकाउंटर। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट जो 12 इस वक्त माफिया हैं, डॉन हैं, वो सारे के सारे जेल में बंद हैं और सुरक्षित हैं। उनमें आप लिस्ट निकाल के देखिए, उसमें ज्यादातर माननीय है, या तो वो जिला पंचायत सदस्य रहे, चाहे वो विधायक रहे, चाहे वो MLC हैं, वर्तमान में हैं, या पहले रहे हैं, या अभी भी हैं। वो एक पुलिस की, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, नाम नहीं लूंगा, उस जिले की कोतवाली में आप जाओगे तो अभी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार जब चुनाव हो रहा था तो मैं वहां पर गया था। उस शहर की कोतवाली, जिले का मुख्यालय है शहर, उस जिले की कोतवाली में एक बोर्ड टंगा हुआ है, उस पर लिखा है दुराचारी मजरिया के नाम। वो एक उर्दू का वर्ड है। उस दुराचारी मजरिया में जो पहला नाम जिस आदमी का था, वो आदमी उसी विधानसभा क्षेत्र का 20 साल तक विधायक था, और जिस इलेक्शन में मैं गया था उस इलेक्शन में वो फिर से चुनाव जीता और कैबिनेट मिनिस्टर बना। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं जल्दी से मैं दर्शकों के। यहां पर देखिए, यह है मुबस्सिर एहसान, बात को समझ नहीं आ रही कि आखिर गाड़ी पलटी कैसे, अगर पलटी तो इतने पुलिसकर्मियों के बावजूद एक मोटा आदमी भागने में सक्षम कैसे हुआ। कुछ लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं,
प्रवीण कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, विकास दुबे को मारा गया लेकिन सब लोगों को बचा लिया गया जो उनके संपर्क में, जो हम बार बार सवाल उठा भी रहे हैं कि बात बड़ी यही है। देखो, आदमी बड़ा नहीं है राहुल, रवि, आदमी बड़ा नहीं है, एक आदमी बड़ा नहीं है, ये जो सिस्टम आदमी को खड़ा करता है। आज विकास दुबे खत्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा विकास दुबे किसी जिले में, किसी शहर, किसी कस्बे, किसी गांव में पैदा नहीं हो जाएगा। अगर ये नेक्सस नहीं तोड़ा गया, वो सारे प्रभावशाली लोग जो दिन के उजाले में व्हाइट कॉलर बने हुए हैं, माननीय बने हुए हैं और इज्जतदार लोग बने हुए हैं, वो आदमी जो दिन के उजाले में समाज में प्रतिष्ठित बने हुए हैं और शाम को जराइम दुनिया के लोगों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाए रखते हैं या उनकी मदद करते हैं, उन लोगों का जब तक पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक वो लोग सामने नहीं आएंगे, जब तक समाज में प्रभावशाली लोग गुंडों को, माफियाओं को एक प्रतीक के तौर पे देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था खत्म। विकास दुबे का मर जाना या जिंदा रहना, उसका अदालत में जाना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ राज्यों में जिस तरह से माफियाओं ने पूरे हर चीज पर कब्जा कर रखा है और जितना तंत्र उनका प्रभावशाली होता है। अभी क्या बात है, कोई भी आदमी, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रभावशाली, और ये नहीं, यही मेरा सवाल है। देखें, तो वो तब टूटेगा जब ये नेक्सस पता चलेगा। नहीं, मेरा सवाल यही है, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, ठीक है, एक फिल्मी कहानी के तौर पे देखें, विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा और पुलिस वालों ने उससे इंसाफ ले लिया। एक फिल्म के तौर पे ये ऐसा लग रहा है कि नैतिक तौर पे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इस देश में क्या संविधान का भी राज है? क्या यही तरीका है योगी सरकार के पास अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का, अपराधियों के खिलाफ एक खौफ कायम करने का? क्या आपको लग रहा है कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त होगा, या फिर ये एक मैसेज दे दिया गया कि योगी सरकार अपराधियों के प्रति सख्त है, लेकिन अपराध तो वहीं का वहीं बना हुआ है, तो सफेद पोश हैं वो तो अभी भी बचे हुए हैं? देखिए रवि, मेरा इसमें थोड़ा विरोध है। हाँ, विरोध ये है कि जब हम योगी सरकार, अखिलेश सरकार, मायावती सरकार की बात करने लगते हैं तो मूल मुद्दे से हम भटक जाते हैं। मैं आपको 10 ऐसे पॉलिटिशियंस के नाम गिना दूंगा कि जब सपा की सरकार आई तो सपा में थे, जब बसपा की सरकार आई तो बसपा में थे, और जब भाजपा की सरकार आई तो उनके गाड़ी पे झंडे दोनों बदल गए, भाजपा के लगे हुए हैं। इस तरह से नेताओं का, माफियाओं का पार्टी बदल करके सत्ताधारी दलों के साथ जाना, यह भी एक खतरनाक संकेत है। हमको कभी भी अपराधियों की, माफियाओं की बात करें तो हमको उसमें पॉलिटिकल डिबेट में जब हम जाते हैं तब वो बात वहीं घूम के फंस जाती है कि अखिलेश यादव की सरकार, सपा ने उस गुंडे को बढ़ाया तो बसपा ने उस गुंडे को बढ़ाया तो भाजपा ने इस गुंडे को बढ़ाया। ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से बहस में उलझेंगे तो फिर मूल जो बीमारी है उसका नाश नहीं हो पाता है। मूल बीमारी, आप किसी का नाम ले लीजिए, कभी कई बार मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं की बात सुनी है, जब उनसे आप पूछिए कि माफियाओं को आप नेता क्यों बनाते हो, आप उनको टिकट क्यों देते हो, आप उनको एमएलए एमपी क्यों बनाते हो, तो वो पूछते हैं कि वो जनता चुनती है, जनता उसको वोट देती है। वो चुनाव जीतना लोकतंत्र में इतना आसान नहीं है। जब वो जनता चुन रही है, वो जीत रहा है, तो तुम उसको सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? सुनो, और अब वो ये भी कहते हैं कि उनके अपराध जो हैं कानून अपना काम करेगा, वो कोर्ट में तय करेगा। अब कोर्ट कितने लोगों का तय करता है? आपका एक छोटा सा मुकदमा आ जाए, अगर आपकी गाड़ी का चालान हो जाए तो आपके पसीने छूट जाएंगे उस चालान को खत्म कराने में। और एक शरीफ आदमी अदालत जाने से पहले उसके पैर कांपने लगते हैं। वो डॉक्टर और वकील से इतना घबराता है कि पता नहीं घुसने के साथ ही हमारे मतलब क्या क्या करना पड़ जाए। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। अगर विकास दुबे जैसे गैंगस्टर यूपी में है, या अपराध इतना बढ़ गया है, उसके लिए दोष किसको दें? राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर जैसा आपने कहा कि वोट तो जनता देती है, यानी हम सभी दोषी? दोष क्यों? ये जो फैल रहा है, ये मूल वजह खत्म कैसे होगी? सिर्फ एक विकास दुबे के एनकाउंटर से खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, विकास दुबे के एनकाउंटर से तो बातें मर गई, दब गई। मेरा ये कहने का मतलब है, हाँ। बात तो पूरी परत, अभी किताब खुलनी बाकी नहीं। वही कह रहा हूं कि क्या एक मैसेज दे दिया गया कि हम तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अपराध, अवैध हथियार का गोरख धंधा, राजनीति में जो पॉलिटिशियन और अपराधियों की जो साठगांठ है वो तो बनी हुई है, वो इस एनकाउंटर से खत्म नहीं होंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि अगर उस रात विकास दुबे
ऐसा बताया जा रहा है कि उस रात शायद वहां पार्टी चल रही थी, कोई कुछ नशे की भी बात थी कि कुछ शायद वहां पार्टी चल रही थी, फोन आया तो वो भावावेश में आकर के, ताव में आकर के, और थोड़ा वो इस टाइप का आदमी था कि अरे मेरे घर कैसे पुलिस आ सकती है। उस वक्त ज्यादा लोग वहां इकट्ठा थे। मैं कह रहा हूं कि अगर विकास दुबे सामान्य परिस्थितियों में होता, अगर उसको सही से समय पर पता चल गया था, अगर उसका दिमाग सही काम करता, शातिर अपराधी की तरफ वो गांव से भाग जाता उस दिन, और 1 महीने यही महाकाल में जाके अगर वो होटल में रहता, तो उस विकास दुबे ना इतनी चर्चा में होता, ना आज उसका एनकाउंटर होता। उसका एनकाउंटर सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने पुलिस वालों को मारा है, 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, और ये ब्लैटेंट मर्डर हुआ था वहां पर, जो अपनी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पुलिस के जांबाज गए थे, उनको मौत के घाट उतारा, इसलिए उसका एनकाउंटर बनता था। उसके एनकाउंटर। और वो पुलिस वाले जो विकास दुबे के साथ मिले होते, उनका क्या बनता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, तो उनका क्या सामने आएगा? वो जाबाज हैं, उनका सामने क्या आएगा? जो पुलिस वाले विकास दुबे के साथ मिले हुए हैं, एक तरफ हम पुलिस वालों के इस कृत्य को कह सकते हैं बहादुरी भरा है, इंसाफ भरा है, नैतिक भरा है, लेकिन वो पुलिस वाले जो साथ में मिले हुए हैं, जो पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, उनका क्या? गवाही कौन देगा? उनके खिलाफ साक्ष्य कौन देगा? अब कोई बात कहेगा तो उसका प्रमाण अदालत क्या मानेगी? आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है ये जितने लोग 68 पुलिस वाले, जितने उस थाने चौबेपुर के लोग लाइन हाजिर हुए हैं, जिस एसओ के खिलाफ इतना बातें चल रही हैं, अदालत में जाएगा वो आदमी बोलेगा भाई मेरे ऊपर तो मेरे साजिशन दबा दिया गया, मेरी सीओ से नहीं बनती थी, या जो भी है। हाँ, अगर सबूत न हुए, अगर जांच ठीक से नहीं हुई, ये बात यहीं दफन कर दी गई। आज ही विकास दुबे, देखिए हम भी विकास दुबे पर ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं है। अब उसका एनकाउंटर हो गया, मामला खत्म हो गया, कल अगर बात आगे बढ़ती है तो इसकी चर्चा होगी। नहीं तो ऐसे एनकाउंटर से प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ, उसने मुख्यमंत्री तक की सुपारी ले ली थी, अब लोग उस पर वेब सीरीज बनती है। वही मैं कह रहा हूं, एक नई वेब सीरीज बनती है, तो एक वेब सीरीज की कहानी बन गई और फिर बात खत्म हो गई। वो जब 15-18 साल पहले मर रहा था, अब 18 साल के बच्चे उसका नाम नहीं जानते, तो एक अपराधी जाएगा, दूसरा अपराधी आएगा, तो ये कभी नहीं खुल पाया कि सिर्फ प्रकाश शुक्ला के ऊपर किन किन लोगों का हाथ था, और वो इतना बड़ा अपराधी अकेले दम पे AK-47 लेके लोगों को टाइम देकर के कैसे मर्डर किया करता था, और कैसे इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं ये कह रहा हूं, अगर विकास दुबे ने पुलिस वालों पे हमला नहीं किया होता, तो यही विकास दुबे हो सकता था 10 साल बाद आपको कानपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष दिखाई देता, या अपने इलाके का विधायक दिखाई देता। तो ये सिस्टम, ये नेक्सस, ये गठजोड़ के खुलासे के अभी बाकी ही रह गया। उसके पहले उसकी जान वो दुनिया से चला गया, उसका एनकाउंटर हो गया, अब बाकी लोग बच गए, विकास दुबे मर गया। चलिए कुछ सवाल और ले लेता हूं कि वो जिंदा होता तो बड़े राज खोलता, सरकार पलट जाती। अगर ऐसा है तो फिर विकास दुबे से बड़े बड़े अपराधी जैसे शाहबुद्दीन से लेकर अतीक अहमद, मुख्तार से लेकर ब्रजेश सिंह आदि तक सब जेल में, और उन्होंने अभी तक न जाने कितनों का राज खोला है। अगर वो जिंदा, ये एक सवाल उठाया आपने कि वो जिंदा होता तो न जाने कितनों का नाम लेता, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे दबंग लोग हैं, बाहुबली लोग हैं जो जेल में, वो कितनों का राज खोल रहे हैं। जिन्होंने ये भाई साहब ने लिखा है, हाँ, मुन्ना झा ही हैं, यही बता दें उन्होंने कितनों का राज खोला है। वो उस सबके राज तो उनके पास हैं, और जब तक उनके पास है वो अपना, क्या आप समझते हैं कि इनके जेल में जाने से इनकी बादशाहत खत्म हो जाती है? मुख्तार अंसारी 2005 के जेल में 2005 मऊ दंगे के बाद से लगातार है। 2007 का विधानसभा चुनाव, 2012 का विधानसभा चुनाव, 2017 का 3 विधानसभा, 15 साल से ज्यादा जेल में मुख्तार अंसारी, और 3 विधानसभा चुनाव जीत करके वो MLA बने, और उनके भाई सांसद 2-2 बार बने। और ऐसा नहीं है, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये 3-4 बार सांसद, 3-4 बार MP, 3-4 बार MLA रह चुके हैं। अब ये माननीय है, ये सांसद है, अब इनसे राज उगलवाने का कोई मतलब नहीं है। जब वो उस स्टेज में थे, जब आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको रोका गया होता, तो ये स्थितियां नहीं होती। इसमें राजनीति, इसमें हमारे अफसर, हमारे पुलिस के लोग, और इसमें हमारी आप जैसी साधारण जनता जो इनको हीरो के तौर पे देखती है, जो इनको पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पे देखती है, जो इनका छोटी छोटी कामों के लिए इस्तेमाल करके इनको बड़ा करती है, वो भी उतनी ही जिम्मेदार है।
चलिए इसी चर्चा को फिर हम यहीं पे अब खत्म करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही जो राजीव हम बार बार उठा रहे थे कि जो बहुत सारे सवाल हैं, क्या विकास दुबे की मौत के साथ वो खत्म हो गए हैं? क्या अपराध मुक्त करने का ये एनकाउंटर वाला तरीका जो सरकार ने अपनाया है, क्या यही है? क्या जिसके पास बंदूक का बल होगा, चाहे वो गुंडे हो या फिर पुलिस हो, उसी के बल से ये समाज और ये सिस्टम इंसाफ करेगा? इन सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।